नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं ओंकार सर हैं। ओंकार सर से सारा समझेंगे कि किस तरह से इस वक्त एसआईआर से इतना डर क्यों है, क्योंकि इतनी चर्चा हम लोग भी कर चुके और हर बार आप देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज हो रही है, लेकिन हर रोज नया उसमें से निकल रहा है और सारों का अर्थ निकल रहा है कि डर। और वो डर क्यों है? वो नेताओं को है। अभी सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। कल घंटों से प्रशांत भूषण को सुन रहे हैं हम लोग कि वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आखिर में कोर्ट ने उनको 1 घंटा कहा कि भाई आप इससे ज्यादा बहुत समय नहीं हो सकता। और अब जब एसआईआर से ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जनता तो और खुशी से है कि ये हो क्यों नहीं रहा है। तो लेकिन ये विरोध विपक्षियों का बहुत सारा कुछ साफ कर रहा है। ओंकार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों की ओर से न्यूज पॉइंट की। एसआईआर को अगर हम देखें, क्योंकि बिहार से लेके अब तक आपने हमने कई चर्चाएं की होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एसआईआर ने बहुत सारे राजनीतिक दलों के मतदाताओं को अमर कर रखा था। ना वो मरते थे, ना वो कहीं जाते थे, ना कहीं बदलते थे। और ये बात कंटिन्यू रहती अगर एसआईआर को इस तरह ज्ञानेश गुप्ता नहीं करते। कैसे आप इसको देख रहे हैं? मतलब एसआईआर ये हिंदुस्तान के चुनाव को कैसे बदल देगा, ये बताइए आप सर। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से एसआईआर कराना पड़ा है, वो तो अब सब दर्शक भी जान चुके हैं और हम भी बार-बार रिपीट कर चुके हैं। जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। जो अपने मूल निवास स्थान पर नहीं हैं, कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। जिनके 2 जगह नाम हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। और अगर कोई अवैध प्रवासी है या दूसरे देश का नागरिक है और यहाँ घुसपैठ करके आ गया है और उसने आयुष्मान योजना का भी लाभ उठा लिया है, अपने राशन कार्ड भी बनवा लिए हैं, पहचान पत्र भी बनवा लिया है, आधार कार्ड और मतदाता सूची में भी नाम आ गया, उसको हटा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ का मूल निवासी है नहीं, उसको वोट देने का अधिकार है नहीं, उसको यहाँ की सरकारें चुनने का अधिकार नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? सवाल घूम फिर करके ये आता है कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट की दौड़ क्यों? ये प्रशांत भूषण की लंबी लंबी जिरह क्यों? तर्क वितर्क और कुतर्क क्यों? और पॉलिटिकल पार्टियां ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रही हैं? पार्लियामेंट के बाहर संसद परिसर में रोज हंगामे क्यों हो रहे हैं? पोस्टर बैनर प्ले कार्ड लेकर के हाय हाय क्यों कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनके हित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि जितना हल्ला गुल्ला करके इसको शिथिल किया जा सके, इसको लिंगर ऑन किया जा सके, या अगर प्रेशर बिल्डअप करके किसी तरीके से इसको रुकवा दिया जाए, कुछ समय के लिए ही सही कुछ ऐसा कर दिया जाए, इसके प्रयास एक्चुअल में चल रहे हैं। अब इनके हित कहाँ प्रभावित हो रहे हैं? तो हो ये रहा था कि जो अब इस दुनिया में नहीं है या जो अपने मूल पतों पर नहीं रहते हैं, कहीं दूर दराज के दूसरे राज्यों में या जिलों में चले गए हैं, वहां उन्होंने नई अपनी वोट बनवा ली है, या जिनके 2 जगह नाम है, मान लिया एक मैं यहाँ एनसीआर में रहता हूँ, मेरा यहाँ वोट बना हुआ है, और मान लिया मेरा एक वोट जो है वो गांव में भी चला आ रहा है, तो गांव में भी पॉलिटिकल पार्टियां एक खेल करती थी कि भाई चलो ये तो यहाँ रहते नहीं है, किसी दूसरे के जरिए इसका वोट डलवा लो। तो ये गेम अब खत्म होने वाला है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली बार एसआईआर हो रहा है, 8 बार इससे पहले भी हो चुका है, छुटपुट तो कुल मिलाकर के 13 बार हो चुकी चीज है। तो ये हाय हल्ला, ये हंगामा, और लगता ये है जैसे जो खबरें आ रही हैं कि बिहार में आपने नोट किया होगा धीरेन्द्र जी, कई सीमांचल के जिले जहां पर आबादी तो है मान लिया 100 की, और आधार कार्ड बने हुए हैं 123 125, तो ये 23 आदमी और 25 आदमी फालतू कहां से आ गए? तो वो घुसपैठ वाले हैं, या ऐसे हैं कि जो
हमारे नागरिक नहीं हैं, किसी और देश के नागरिक हैं, या किसी के एक से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, और किसके हो सकते हैं। तो इस तरह की जो फेक आईडी बनी हुई हैं, जो फर्जीगिरी चल रही है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए क्या? और अगर खत्म हो रही है तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मरोड़ क्यों उठ रहा है? इनको लगता है कि जो अभी तक ये फर्जीगिरी करके सदनों में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते आ रहे थे, अब उसकी भी संभावना खत्म हो जाएगी। और जो वास्तविक मतदाता है, जिसको हम वैध मतदाता कहते हैं, योग्य मतदाता, मतदाता सूची में केवल वो रहेगा। जो अयोग्य है, जो फेक है, जो मर गया है या जो शिफ्ट हो गया, वो नहीं रहेगा। तो ये है सबसे बड़ा मसला। दरअसल जो एसआईआर चमत्कार कर रहा है उन पर मैं बात करना चाह रहा हूं। दरअसल सबसे पहले तो हमने देखा कि अभी तक 1 दिसंबर तक लगभग 21 से 22 लाख मृत लोगों के वो हो चुके हैं बंगाल की जो अभी तक की एसआईआर है। उसके बाद उसमें जो बड़ा चमत्कार हुआ वो, हालांकि देखिए आप किस तरह से जो प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि साफ 7 राज्यों में 39 जो बीएलओज हैं उनकी काम के दबाव में मौतें हो चुकी, चाहे सुसाइड हो चुका, चाहे उनको हार्ट अटैक या दूसरे काम के प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ। इस सब के साथ वो कोर्ट में भी आए। लेकिन ये जो प्रेशर है कहाँ है, ये बात साफ हो रही है। जैसे आपको दिखता है कि यहाँ हम लोगों ने देखा एक साथ ऐसे नाम 2208 बूथ, जो दो उसमें था कि पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां इनोमिनेशन फॉर्म जो थे वो तो 100% भरे गए, डिजिटलाइज भी हुए थे, और एक भी डेथ, डुप्लीकेट या अनट्रेसेबल वोटर नहीं था। और उसके बाद चूंकि ये बातचीत आ गई तो तमाम इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी डीएम से और कहा कि ये पता कीजिए। वो जो 2208 बूथ थे, जो उनसे एकदम घट के 470 हुए और बाद में वो 29 बूथ रह गए, कुल 29 बूथ। यानी ये कंटिन्यू बताता है कि आखिर किस तरह से कौन कर रहा है ये खेल। उसमें फिर ऐसे लोग हो गए, उन बूथों पे मर भी गए लोग, गायब भी हो गए, डुप्लीकेट भी हुए। तो आप इस सारी चीजों को ये बताते कैसे हैं कि भाई ये हो क्या रहा। जिसमें से सबसे ज्यादा बूथ कौन है, साउथ 24 परगना के 760 बूथ थे, फिर फिर पुरुलिया के थे 228, मुर्शिदाबाद के 226 थे। और जैसे ही कंसर्न जिला अधिकारी डीओ से मांगी गई कि डेथ वोटर के नाम कैसे वोटर लिस्ट में है, तो फिर ये एकदम गिरावट भी आ गई, 480 से फिर नीचे आ गए। तो ये जो जादू है, ये किसको फायदा पहुंचाता था? देखिए, पहले दिन से ही ये बात कही जा रही थी कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के वर्कर और नेताओं को लगा करके कुछ ना कुछ खेल करेगी। और जिस तरह की बयानबाजी चल रही थी, जिस तरह सड़कों पर मार्च निकाल रही थी और बहुत फायरी होकर के कह रही थी कि एक भी नाम कटा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब नाम तो कट रहे हैं, ममता जी ने अभी तक तो जान नहीं दी है, पर एक्सीडेंटली, स्वाभाविक तौर पर, हार्ट अटैक से या दूसरे कारणों से अगर बीएलओज की मौतें हो रही हैं। अब मुझे एक बात बताइए साहब, 12 राज्यों की कितने 12 राज्यों के करीब करीब 50-51 करोड़ मतदाता हैं जिनकी छानबीन हो रही है, और कुल आबादी करीब करीब 70 से 75 करोड़ की है ये, जिन राज्यों में इस समय एसआईआर चल रहा है। तो इन 70-75 करोड़ लोगों में से स्वाभाविक तौर पर रोजाना औसतन कितने लोगों की मृत्यु होती होगी और कितने नए पैदा होते होंगे। तो इनके हिसाब से तो जब तक ये एसआईआर पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी को मरना ही नहीं चाहिए, और बीएलओ को तो बिल्कुल ही नहीं मरना चाहिए। तो कोई ऐसा संचार का साधन इनके पास है क्या कि ये कम्युनिकेट कर दे ऊपर वाले को कि साहब ये आप यमराज वगैरह मत भेजो, या यहाँ जब तक ये चुनाव का काम चल रहा है, एसआईआर का काम चल रहा है, तब तक ये मौत का और जन्म का जो है ये मामला ही स्थगित कर दो। हमेशा होता है भाई, ये तो हर जगह होता है, पूरी दुनिया में ही हो रहा होगा।
अकेले उन राज्यों में थोड़ा हो रहा है, जन्म का और मौत का सिलसिला यहीं थोड़ा चल रहा है जहां एसआईआर चल रहा है। तो इन चीजों को जानबूझ करके तूल देना और मीडिया में जा और उनके घरों पर जा करके अखिलेश यादव को देख लो, ममता बनर्जी को देख लो, 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं उनके परिवार को। ठीक है भाई, आप देना चाहते हैं आप दीजिए, मदद करना चाहते हैं करिए, लेकिन इसको तूल देना, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करना, उसको एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करना, रुकवाने की कोशिश करना, तरह तरह के उसमें बहाने बनाना और मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना कि जी 39 बीएलओ अब तक मर चुके, या कोई कह रहा है कि 50 से ज्यादा मर चुके, कोई कह रहा है कि नहीं 70 के आसपास मर चुके। इन चीजों को मजाक बना देना, इससे पता चलता है कि एक्चुअल में इनकी नीयत क्या है। और जो मुद्दा आपने उठाया है कि कुछ क्षेत्रों में जितने फॉर्म भेजे थे सारे के सारे ही वापस आ गए और जो मृतक थे उनके भी फॉर्म वापस आ गए, तो ये तो होना ही था साहब। पश्चिम बंगाल से जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि खुद इनके लोग यानी टीएमसी के लोग अपनी मेजें अपनी कुर्सियां लगा करके और खुद कंप्यूटर वगैरह वहां रखवा करके उसको भी फीड कर रहे हैं। तो इन चीजों को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लेना चाहिए और लिया गया होगा, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी। पर ये चीजें ऐसे सिरे चढ़ेंगी नहीं, कंप्लीट होंगी नहीं। और पश्चिम बंगाल में जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी वही अब होते हुए दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी एक बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, चालाक पॉलिटिशियन है। एक तरफ तो वो मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार के इलाके में जाकर के सभाएं कर रही है, जनसंपर्क कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, एसआईआर को लेकर के प्रधानमंत्री पर भी अटैक कर रही है, चुनाव आयोग पर भी अटैक कर रही हैं। और दूसरी तरफ अपने पूरे कैडर को उन्होंने एक तरीके से पूरी ताकत के साथ झोंक दिया है कि किसी की वोट नहीं कटनी चाहिए, ये सुनिश्चित करो जाकर के। यानी दो तरफा कार्रवाइयों में लगी हुई है और बहुत चालाकी से ये सब कर रही है। बाकी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अखिलेश यादव भी यही काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के कई बयान बीच में आए हैं जिसमें कहा गया कि किसी का भी नाम बचना नहीं चाहिए, सबका मतदाता सूची में आना चाहिए, पूरी पार्टी को उसमें झोंक रखा है। तो राजनीति के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मोर्चा संभाला हुआ है वो तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अब तो सोनिया गांधी भी मैदान में आ गई हैं। एक तरफ तो सुन रहे हैं कि उनको कई तरह की प्रॉब्लम है, बीमारी है, लेकिन पोस्टर, बैनर और प्ले कार्ड लहराने वालों के बीच में खड़ी होकर के वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। तो ये सब क्या है, इसके पीछे है क्या, बौखलाहट क्या है? यानी जिनको आप संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके नाम ना निकल जाएं किसी तरीके से, इसका मतलब उनमें आपके प्राण बसे हुए हैं। आपको लगता है ये नाम भी निकल जाएंगे तो अभी तक तो आधे ही कपड़े उतरे हैं, पूरे ही निवस्त्र हो जाएंगे ये लोग और कोई बहाना बचेगा नहीं फिर उसके बाद। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि ये तो संवैधानिक, पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है, चुनाव आयोग को इसका पूरा हक है, लेकिन अभी भी इनकी हिम्मत टूटी नहीं है। प्रशांत भूषण को तरह तरह के तर्क वितर्क और कुतर्क लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया। कल तो हद हो गई थी, प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग के ऊपर ब्लेम कर दिया कि वो तानाशाहों जैसा व्यवहार कर रहा है। तब सीजेआई सूर्यकांत को टोकना पड़ा उनको कि आप मेरिट पर अपनी बातें रखिए, किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणी मत करिए। आज दरअसल इससे भी आगे हो गया है। आज दरअसल सर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधे तौर पर लताड़ लगाई है, सीधे तौर पर एकदम जवाब दिया है और मुझे लगता है इससे क्लियर नहीं हो सकता। हालांकि बहस अलग मसले पर भी रही है। उन्होंने कह दिया सरकारी कर्मचारियों को एसआईआर की ड्यूटी निभानी होगी, ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ बढ़ाओ,
7 राज्यों में 29 बीएलओ की मौत पर जब ये हुआ, राज्य सरकार और चुनाव की तरफ से आए, तो ये कहने लगे कि सरकार क्या अगर किसी के पास कोई खास ड्यूटी से छूट का समय है, तो उस राज्य सरकार उसकी अपील को देखे, उसकी जगह दूसरे कर्मचारी को नियुक्त करे। और क्लियर कहा कि दूसरे तमाम, इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारी एसआईआर सहित दूसरे वैधानिक कार्य करने के बाध्य हैं और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराए। ये अगर उन्होंने कहा कि कोई बूथ पर काम ज्यादा है तो दूसरा स्टाफ ले आओ, इससे काम के घंटे कम हो जाएंगे और पहले से नियमित काम के अलावा जो अधिकारी काम कर रहे उससे भी उनको राहत मिल जाएगी। और ये हुआ क्यों सर? क्योंकि ये इस बार तमाम लोग किस तरह कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के की याचिका, यानी आपको याद होगा विजय जो साउथ का एक्टर है वो भी आगे निकल रहा है कई सारी चीजें हिंदुओं को कोसने में, तमाम चीजें करने में। तो उसने कहा जी साहब कोर्ट को ये स्टे देने का क्या कि जो समय पे काम पूरा नहीं कर रहा ना साहब, उसके लिए कोई कार्रवाई मत करो। ये नोटिस मांगने आए थे कि उन्होंने कहा कि साहब बीएलओ जो कोई तय समय में काम नहीं करेगा, आप उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई ना करो। वो कह रहा हमारे पास, उसके वकील ने अदालत में कहा कि 35 से 40 लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक हैं और इन्हें कहा गया कि अगर वो समय सीमा पर काम पूरा नहीं करेंगे तो 2 साल की सजा होगी। और उत्तर प्रदेश में साहब बीएलओ के खिलाफ 50 एफआईआर होगी। तो इस पे, और चुनाव आयोग को इस पे गर्व है। तो उसने कहा जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा भाई ये कानूनी प्रक्रिया है, इसे तो करना ही पड़ेगा। तो तमिलनाडु में एक लड़के, उसने वकील ने फिर कहा, मतलब आप, मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं चूंकि आप जो कह रहे हैं कि वो क्या है, किस हद तक गए हुए हैं कि तमिलनाडु में एक लड़की को शादी करनी है लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली, उसने आत्महत्या की। सीजेआई बहुत क्लियर है, उन्होंने कहा कि कोई बीमार हो सकता है, मौत के अन्य स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं। तो टीवी के वकील फिर तैयार थे, उन्होंने कहा साहब उसका अधिकारी बाप वो चुनाव आयोग बॉस होता है, वे चुनाव को सीधे रिपोर्ट करते हैं, राज्य इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो उन्होंने सीधा कहा कि राज्य सरकारें इन कर्मचारियों को तैनात करती हैं, इसलिए हम राज्यों को बता सकते हैं जहां भी कर्मचारियों की समस्या है तो आप किसी और को तैनात कर दो। सीधी सी बात है, उन्होंने कह दिया कोई भी क्लियर नहीं, 3 निर्देश जारी किए, इतने बड़े निर्देश। वो कहा राज्य अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करे ताकि काम के घंटे कम हो, जहां किसी व्यक्ति के पास ड्यूटी से छूट मांगने का कारण है तो उसके लिए राज्य सरकार अपील देखे और उसकी जगह किसी और को नियुक्त करे। और अगर किसी कर्मचारी के किसी दिक्कत का समाधान नहीं हो तो जाइए कोर्ट में है, कोर्ट खाली है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि इसके बाद भी कोई चीज बचती है क्या? लगातार इसके बावजूद वो आ रहे हैं। और देखिए अलग अलग राज्यों से जो सूचनाएं आ रही हैं, जैसे लक्षद्वीप हो, गोवा हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, पुडुचेरी हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, अंडमान निकोबार, केरल, उत्तर प्रदेश, 79% फार्म ऑलरेडी डिजिटलीकरण हो चुके हैं, यानी उनका डाटा डिजिटली हो चुका है। जितने फॉर्म भरे गए थे सारा डाटा 79%। और बिना मतलब की हाय हल्ला जो लोग मचा रहे हैं, इनका एकमात्र मकसद ये है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रिलीफ मिल जाए, यानी इनकी जान बच जाए, और कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता है। और सरकार को किसी तरीके से घसीट लिया जाए। सरकार का क्या मतलब है? चुनाव आयोग करा रहा है, चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरा, और बिहार में भी उसी ने कराया है। वहां भी लगातार प्रधानमंत्री पर अटैक हो रहे थे, गृह मंत्री पर अटैक हो रहे थे। तो ये जितना तर्क वितर्क कर रहे हैं, एक्सपोज ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सिर्फ यही नहीं है ये समस्या, अगर आप देखें, आप ये बड़ी दिलचस्प खबर, तो जबलपुर में भी एसआईआर हो रहा, मतलब पूरा मध्य प्रदेश के उसमें अद्भुत है। वहां तो और बड़ा केस होके आ गया कि साहब अब जो है जो लोग थे वहां खुद कर रहे थे, वो पहुंचे, क्या नाम है, ये जो जब चेक हो रहा था तो वो ऐसे डेरों का पता चला जहां 10 डेरे थे। कहने लगे साहब हम बंजारा मुस्लिम है, ना तो उनके पास स्थायी घर ना जमीन है, लेकिन उनके पास पेन भी है, आधार भी है, मतदाता कार्ड भी है,
और आयुष्मान कार्ड जैसे भी सामान है। अब ये जो है ये सारे बंजारे, इनको पुलिस वुलिस सब चेक कर रही है। ये माना जा रहा कि ये साहब जो है बांग्लादेशी या ये रोहिंग्या है, क्योंकि इन लोगों के पास, संदिग्ध लोगों के पास जबलपुर के पड़ोसी जिलों की 2003 की मतदाता सूची भी मिली। अब ये क्या कर रहे थे, क्योंकि संदिग्ध लोग मतदाता सूची में दर्ज लोगों के साथ उनके नाम के साथ अपने आप को ऐड करा रहे थे। अब जब टीम ने उनको चेक किया तो उन लोगों की ना बनावट वहां की है, ना बोली वहां की है। तो ये क्या मतलब, ये तो हैरानी की बात है। उन लोगों को लगा कि भाई ये सारे संबंधित जो है पहचान प्रस्ताव वो है, ये निर्धारित अवधि के अंदर बने हुए हैं, और जब भी इनसे पहचान कर दी तो ये ठिकाना बदल लेते हैं। ये तो बाकायदा ऐसा पता चल गया कि 1700 लोग ऐसे हैं गोसलपुर। तो ये एक के बाद एक राज्यों में खुल रहा है, बजाय इसके कि वो इस बात के लिए तैयार हो। विपक्ष को तो इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। भाई मध्य प्रदेश में अगर उनको लग रहा है ये लोग हैं, तो उनको तो तैयार होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार को वोट डाल रहे हो है, या बंजारा मुस्लिम होते ही, मतलब मुस्लिम बताते ही वो ये मान के चल रहे हैं हमारे वोटर है। ऐसा वजह है क्या? जबकि उनको तो खुद कहना चाहिए था हाँ भाई साफ हो। देखिए, बहुत बड़ी साफ सफाई इस समय चल रही है पूरे देश में, और मैं पहले भी कह चुका कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, बहुत अफसोसजनक घटना थी पहलगाम वाली जो हुई थी, जेनोसाइड, जिसमें 26 हिंदुओं की पहचान करके उनको जेनोसाइड किया गया था। लेकिन उस घटना के बाद से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने जो बीड़ा उठाया है, और प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से ही कह दिया था कि जो डेमोग्राफिक ये चेंज देश में हो रहे हैं जगह जगह, अब हमें मिशन मोड में इससे निपटना है। उसके बाद से आप देख रहे हैं उत्तराखंड में, उधर हिमाचल प्रदेश में, नीचे गुजरात में, और इधर दूसरे राज्यों में भी शुरू हुआ है। इवन मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में लगातार चल ही रहा है। तो ये लगातार कार्रवाइयां अलग अलग स्तर पर, अलग अलग सेक्टर के जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ चल रही है। देवभूमि जिसको कहा जाता था उत्तराखंड और हिमाचल, वहां पर रातों रात किस तरीके से मस्जिदें, मदरसे और ये मजारें ये उग आई थी जगह जगह, पहाड़ों पर भी। तो ये सारा जनसंख्या असंतुलन जो बढ़ रहा था, और जिन बंजारों को आप जिक्र कर रहे हैं कि आज ये यहाँ जबलपुर में पड़े हैं, कल को पता लगा कि मध्य प्रदेश के किसी दूसरे जिले में चले गए, या मध्य प्रदेश से निकल करके फिर किसी और राज्य में चले गए, इनका कोई ठौर ठिकाना तो होता नहीं है। तो एक जगह इन्होंने वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली, फिर दूसरी जगह चले गए ये। और ये भी पक्का नहीं है कि ये एक्चुअल में मूल निवासी कहाँ के हैं। उनकी कोई एज सच किसी प्रदेश विशेष में कोई खास एक जगह तो है नहीं कि ये वहीं रहते हैं। तो ऐसे में ये चीजें और ज्यादा जटिल हो जाती हैं, और इन जटिलताओं को अगर इस तरह के वोटर्स जो बनाए गए हैं, और जो सरकारी सुविधाओं पर भी एक तरीके से डाका डाल रहे हैं, भाई ठीक है आप गरीब हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, आप अगर सरकारी योजनाओं के पात्र हैं तो फिर उसका एक तौर तरीका है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो अगर आप पूरे कर रहे हैं गुड एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अगर वो सब मानदंड परे रख करके केवल वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए या अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए इस तरह की फर्जीगिरी कराई गई है, जिस तरह की जगह जगह पकड़ में आ रही है, तो फिर नियत पर ही संदेह होता है। और केवल नियत का मसला नहीं है धीरेन्द्र जी, ये एक्चुअल में इस तरह के जो लोग हैं वो कितने फेथफुल हैं आपके सिस्टम के प्रति, आपकी व्यवस्थाओं के प्रति, आपके संविधान और कानूनों के प्रति, और ये किस किस तरह के अपराधों में लिप्त पाए जा सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो एसआईआर हो रहा है, इसी को लेकर के इतना ये छाती पीटी जा रही है और हो हल्ले किए जा रहे हैं।
अभी तो और बहुत सारी कवायदें होनी हैं। अभी तो जातीय जनगणना, जनसंख्या की गणना, इसके अलावा जो दूसरे सुधार होने वाले, और एनआरसी भी होने ही वाला है। आगे पीछे उसको भी कौन रोकेगा और कौन टोकेगा, केवल हल्ला मचेगा। तो ये सब कुछ साफ सुथरा होना, एक नेशनल रजिस्टर बन जाना, हर एक की पहचान हो जाना, कौन कहाँ है, किस स्थिति में है, उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक और दूसरे पैरामीटर्स की स्थितियां, परिस्थितियां, स्टेटस क्या है, ये पता लग जाना, ताकि उस हिसाब से फिर योजनाएं बनाई जाए और योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए, वो बहुत जरूरी है। और ये जितने स्टेटस को बनाने के लिए हल्ले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बार बार अप्रोच किया जा रहा है, पार्लियामेंट को रोका जा रहा है, इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा पीड़ा किसको हो रही है। हाँ जी, मैं ये जरूर दर्शकों को ये बताते हुए कि अभी तक की जो जानकारियां हैं उसमें 47,06,902 नामों उठाने के योग्य पाया जा रहा, जिसमें से मृतक हैं 22,45,861, सेफ्टिड वोटर हैं 16,53,833, अनट्रेसेबल है 6,76,000, डुप्लीकेट है 1,07,000, अन्य कारणों से 22,806। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 43,30,000 है, लेकिन अगर आप वोट लिस्ट देखते हैं तो ये 7,66,37,529 का लगभग 7-8% बैठता है। और यही जो अंतर है वो पिछली बार ममता और बीजेपी के बीच था। तो मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण भी हो सकता है। वो जानते हैं कि ये जो वोट है वही उनके, कहते हैं ना कि पुराने तोते के गले में जो जान है राजा की, तो वो वही है। तो सर आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वैसे तो तमाम हमारे पास आए हुए दर्शक ओमकार सर के चैनल को देखते ही हैं, लेकिन जो नहीं देखते हैं वो ओमकार चौधरी शो पर जाएं, उनको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सर आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।